हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं फिर फिल्म 2024 के लिए डेली क्यूज देखेंगे और आर्टिकल्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल देखेंगे फिर क्यूज। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला टॉपिक। खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार। तो द मिजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप ने भारत को अमेरिकी रेड क्रॉस मुख्यालय में इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ध्यान देना है, रेड क्रॉस ने क्या है सम्मानित किया है, खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार। फिर भारत की ओर से यह सम्मान राजदूत श्री प्रिया रंगनाथन ने ग्रहण किया है। भारत के 50 जिलों में पिछले 12 महीने से खसरे का एक भी मामला सामने नहीं आया है। ठीक है, 50 जिलों में 12 महीने से। तो यही मानदंड कह सकते हैं, हो सकता है इस आधार पर इसको मिल गया। ठीक है, आगे देखते हैं। कराय खसरा और रूबेला के खिलाफ पार्टनरशिप में शामिल है। तो अमेरिकन रेड क्रॉस, उत्तरी फ्लोरिडा विश्वविद्यालय, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन, टीका और टीकाकरण के लिए वैश्विक गठबंधन। कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र, एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर चर्चा में क्यों हैं। तो 8 मार्च 2024 को नई दिल्ली में स्थापना हुआ। उद्घाटन करता थे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। नोडल एजेंसी इसका है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ठीक है, उद्देश्य देश के किसानों को डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सूचना सेवाओं और सुविधा का प्रदान करना। चलिए इसमें और देखते हैं। लक्ष्य है कि उत्पादन दक्षता बढ़ाना, चुनौतियों का समाधान करना, मौजूदा योजनाओं को लाभ को अधिकतम करना, किसानों को डिजिटल आवश्यक उपकरणों को प्रदान करना, भारत को समृद्धि और आत्मनिर्भर बनाना। लाभ देखते हैं। इस पहल से किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी, सेवाएं और संसाधन प्रदान करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग करना है, जिससे कृषि समुदाय के बीच आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। देश में कृषि को बढ़ावा देने और किसानों को सशक्त बनाने में लाभकारी हो सकता है। कमांड सेंटर के माध्यम से रोजमर्रा की कृषि पद्धतियों को प्रौद्योगिकी के माध्यम से एकीकृत करना भी है। यह किसानों को वास्तविक समय डेटा और संसाधनों तक पहुँच को सुनिश्चित करेगा। इसके माध्यम से किसान भी प्रौद्योगिकी से जुड़कर लाभ प्राप्त कर सकेगा। अब देखेंगे मृत आकाशगंगा क्या है। डेड गैलेक्सी संदर्भ है कि हाल में नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा JADS GS Z701 QU नामक मृत आकाशगंगा खोजा गया है। प्रमुख बिंदु है कि इस खोज को नेचर जर्नल में प्रकाशित किया गया है। इसका नाम JADS GS Z701 QU रखा गया है। यह आकाशगंगा लगभग 700 मिलियन वर्ष पुरानी है। यह अपनी तरह की सबसे पुरानी गैलेक्सी है। निर्माण और मृत्यु कर इस आकाशगंगा में तारे का निर्माण तेजी से हुआ। लगभग 30 से 90 मिलियन वर्षों के बीच ये निर्माण कार्य चला और लगभग उतनी तेजी से लगभग 13 अरब पहले अचानक बंद हो गया। इसलिए इसे मृत आकाशगंगा कहा गया है। महत्व क्या है, इस मृत आकाशगंगा पर शोध करने से वैज्ञानिकों को यह समझने में सहायता मिलेगी कि कैसे और क्यों आकाशगंगाएं नए तारे बनाना बंद कर देती है। कर इस नई खोज की गई मृत आकाशगंगा का द्रव्यमान मिल्की वे के पास एक बौनी आकाशगंगा है। ठीक है, अ स्मॉल मैगलेनिक क्लाउड उस आकाशगंगा का नाम है। हमारा जो मिल्की वे आकाशगंगा है उसी के बगल में एक है स्मॉल मैगलेनिक क्लाउड, उसी के बराबर इस मृत आकाशगंगा का क्या है, साइज है। देख सकते हैं आकाशगंगा के मृत होने के कारक अभी तक बाह्य कारक और आंतरिक कारक। आकाशगंगा में नए तारे बनने के लिए आवश्यक गैस जैसे हाइड्रोजन का खत्म होना, इन गैसों के खत्म होने के कारण तारे का निर्माण धीमा या बंद हो जाता है। आंतरिक कारक क्या है, सुपर मैसिव ब्लैक होल के निर्माण की प्रतिक्रिया से इस आकाशगंगा से गैस का बाहर की ओर हस्तांतरण होने से तारे के निर्माण में रुकावट आ जाती है। तो दूसरा ये भी ध्यान देना है कि जहाँ पे सुपर ब्लैक होल का निर्माण होता है वहाँ हाइड्रोजन गैस ये सब का क्या हो जाता है, निष्कासन हो जाता है, जिस कारण से तारे नहीं बनते हैं। संभावना, शोधकर्ताओं के अनुसार इस मृत आकाशगंगा को फिर से जीवित होने की संभावना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। लैग्रेंज पॉइंट, यह अंतरिक्ष में स्थित वह स्थान है जहाँ दो बड़े द्रव्यमानों जैसे सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव एक छोटी वस्तु को उनके साथ चलने के लिए आवश्यक सेंट्रीफ्यूगल बल के बराबर होता है। ठीक है, यही पॉइंट क्या है उसका, लैग्रेंज पॉइंट करा। इसे जनरल 3D
जनरल थ्री बॉडी प्रॉब्लम के नाम से जाना जाता है। कर इनका उपयोग अंतरिक्ष यान द्वारा स्थिति में बने रहने के लिए आवश्यक ईंधन की खपत को कम करने के लिए किया जाता है। कर इस पॉइंट्स का नाम इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफी लुई लैग्रेंज के समान में रखा गया है। आगे आप यहाँ देख सकते हैं कि ऐसे 5 विशेष बिंदु हैं जहाँ एक छोटा द्रव्यमान 2 बड़े द्रव्यमानों के साथ एक स्थिर पैटर्न में परिक्रमा कर सकता है। 5 लैग्रेंज बिंदुओं में से 3 अस्थिर है और 2 स्थिर है। अस्थिर लैग्रेंज बिंदु L1 L2 और L3 है। यहाँ 2 बड़े द्रव्यमानों को जोड़ने वाली रेखा के साथ स्थित है। स्थिर लैग्रेंज बिंदु L4 और L5 है। यहाँ 2 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करते हैं। चलिए इसको हम फिगर में देखेंगे। कर यह 2 समबाहु त्रिभुजों के शीर्ष का निर्माण करते हैं जिनके शीर्ष पर द्रव्यमान होते हैं। तो ये दोनों L4 और 5 स्थिर है, L1 2 3 अस्थिर है। कर L4 पृथ्वी की कक्षा का नेतृत्व करता है और L उसका अनुसरण करता है। वर्तमान में यह सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा में लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देख लीजिए यहाँ पे है L1 L2 L3 और इधर L4 और L5। ये मान लेते हैं इस तरह से घूम रहा है तो उसका ये पीछे पीछे क्या है, फॉलो कर रहा है। तो ये दोनों स्थिर है। यहाँ देखिए ये समबाहु त्रिभुज जो भी बन रहा है वो है उसके शीर्ष का काम कर रहा है। करा आदिवासी गांवों में इसरो की मदद से इंटरनेट सेवा। संदर्भ जनजातीय मामलों का मंत्रालय लगभग 80 आदिवासी गांवों में इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु तो पायलट आधार पर भी सेट स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है। मुख्य बिंदु क्या है, ये आदिवासी गाँव झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र में स्थित है। कौन कौन सा है, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र। कर 7 मार्च 2024 को जनजातीय विकास के लिए नवीन परियोजनाओं पर विचार मंथन करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में यह प्रस्ताव रखा गया। कर VSAT स्टेशन स्थापित करने के लिए मंत्रालय द्वारा इसरो का सहयोग लिया जाएगा। जनजातीय मामलों के मंत्रालय और इसरो जल्द ही आदिवासी बहुल गाँवों में पायलट कनेक्टिविटी देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे। पायलट कनेक्टिविटी के तहत चिकित्सा, शैक्षिक कनेक्टिविटी जैसी सेवाएँ प्रदान की जाएगी। VSAT स्टेशन। कर इसरो के सहयोग से सरकार 80 गाँवों में VSAT स्टेशन स्थापित करेगी। ये गांव भौगोलिक रूप से दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित हैं। कर अनेक चुनौतियों ने इन गांवों को लंबे समय से इंटरनेट की कनेक्टिविटी की पहुंच से दूर रखा है। कर इस परियोजना को अन्य राज्यों के इसी तरह के आदिवासी गाँवों तक विस्तृत करने के लिए मंत्रालय द्वारा पायलट परियोजना की निगरानी की जाएगी। कर इस परियोजना का उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में गवर्नेंस को सुलभ करना भी है। ठीक है, तो चलिए अलग से हम देखते हैं कि VSAT क्या है। तो VSAT वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल एक उपग्रह आधारित स्टेशन है। यह स्टार टोपोलॉजी आधारित संचार प्रणाली है। कर यह उपग्रह के माध्यम से 2 तरफा संचार की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, कर यह 75 सेंटीमीटर से 1.2 मीटर तक के डिश एंटीना से सुसज्जित है। इसमें एक हब होता है जो उपग्रह के माध्यम से विभिन्न अंतिम बिंदुओं से जुड़ा होता है। कर यह छोटे दूरस्थ पृथ्वी स्टेशनों, टर्मिनलों और अन्य टर्मिनलों, मेश टोपोलॉजी या केंद्रीय पृथ्वी स्टेशन हब, स्टार टोपोलॉजी में के बीच डेटा प्रसारित करता है। HUV उपग्रह के माध्यम से विभिन्न अंतिम उपकर्ताओं से जुड़ा हुआ है। अर्थ स्टेशन पर एक कंप्यूटर स्थापित किया जाता है जो उपग्रह के माध्यम से विभिन्न अंतिम उपकर्ताओं के साथ अर्थ स्टेशन के संचार को नियंत्रित करता है। अंतिम उपयोगकर्ता एक दूसरे से सीधे संवाद स्थापित नहीं कर सकते हैं। VSAT एंटीना में कम शोर वाला ब्लॉक कन्वर्टर है जो सैटेलाइट से सिग्नल प्राप्त करते हैं। कर एक ब्लॉक अप कन्वर्टर संचार के लिए उपग्रह को सिग्नल भेजता है। VSAT डिश एंटीना को छत या जमीन पर कहीं भी लगाया जा सकता है। इस प्रकार यह संचार प्रणाली सेवा प्रदाताओं को इंटरनेट, वॉइस और वीडियो सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाती है। कर रहा है वर्तमान में कुछ VSAT सेवा प्रदाता कंपनियां हैं तो भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो और BSNL। VSAT का लाभ क्या है, ये सरकारी के साथ साथ निजी क्षेत्रों में भी उपलब्ध है, ये भी ध्यान रखिए। कर जो संस्था डेटा की सुरक्षा का अधिक ध्यान रखते हैं वे VSAT संचार प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। कर ऐसे संस्थान जो सुदूर भौगोलिक स्थानों के लिए एक सुरक्षित संचार तकनीक स्थापित करना चाहते हैं उनके लिए यह प्रणाली लाभदायक है क्योंकि यह अंतिम बिंदुओं के बीच एक निजी और सुरक्षित संबंध स्थापित करता है। आगे देख सकते हैं, यह उनके लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की तरह काम करता है। VSAT की प्रभावी लागत भी कम है। इसमें सेवा प्रदाताओं को विभिन्न स्थानों पर संचार के लिए व्यक्तिगत नेटवर्क स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। इसका कवरेज क्षेत्र विस्तृत है। यह दूर दराज के क्षेत्रों को कवर करने के लिए एक अच्छी प्रणाली है। समुद्री क्षेत्र के लिए एक अच्छा समाधान है जहाँ भौतिक नेटवर्क संचार स्थापित करना बहुत जटिल होता है। अब देखते हैं VSAT के नकारात्मक पक्ष क्या है, तो मौसम की स्थिति और इमारतों या पेड़ों के गिरने से इसके सिग्नल की गुणवत्ता कम हो जाती है।
इस प्रणाली में संचार में 500 मिलीसेकंड का विलंब होता है, जो सर्विस प्रोवाइडर के लिए थोड़ी परेशानी वाली बात हो सकती है। आगे देख सकते हैं समग्र प्रगति कार्ड क्या है। तो चर्चा में क्यों है, हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक और अनुसंधान परिषद प्रशिक्षण परिषद मतलब NCERT ने एक नवीन समग्र प्रगति कार्ड HPC पेश किया है, जो कक्षाओं में बच्चों की शैक्षणिक प्रदर्शन के अतिरिक्त पारस्परिक संबंध, आत्मनिरीक्षण, रचनात्मकता, भावनात्मक अनुप्रयोग की प्रगति को मापेगा। तो समग्र प्रगति कार्ड क्या है। परिचय, यह छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए एक नवीन दृष्टिकोण है, जो अंकों अथवा ग्रेड पर पारंपरिक निर्भरता से भिन्न है। कर इसके बजाय यह एक व्यापक, तो यहाँ पे ध्यान देना है, जो अंक अथवा ग्रेड पर पारंपरिक निर्भरता से भिन्न है, इसके बजाय यह एक व्यापक मूल्यांकन प्रणाली पर आधारित है, जो छात्र के विकास और अधिगम अनुभवों के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित है। कह रहा है विशेषताएं हैं कि HPC मॉडल के तहत छात्र सक्रिय रूप से उन कक्षीय गतिविधियों से जुड़ते हैं जिसमें उन्हें अवधारणाओं के अपनी समझ का प्रदर्शन करते हुए कई कौशल और दक्षताओं को क्रियान्वित करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जाता है। कार्य निष्पादित करते समय उन्हें जिस कठिनाई स्तर का सामना करना पड़ता है, मूल्यांकन प्रक्रिया में उस पर भी विचार किया जाता है। कार्य शिक्षक सहयोग, रचनात्मकता, सहानुभूति, मनन और तैयारी जैसे विभिन्न आयामों में छात्रों की ताकत तथा कमजोरियों का आकलन करने में काफ़ी मदद मिलती है। ठीक है, कराइए शिक्षकों को उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है जहां छात्रों को अतिरिक्त सहायता अथवा मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ सकती है। HPC की एक खास यह है कि छात्रगण प्रत्यक्ष तौर पर मूल्यांकन प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। कर छात्रों को अपने स्वयं के प्रदर्शन के साथ साथ सहपाठियों के प्रदर्शन का आकलन करने, उनके सीखने के अनुभव और सीखने के परिवेश में अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अतिरिक्त HPC में माता पिता को उनके बच्चे के सीखने के विभिन्न पहलुओं के संबंध में उनकी राय मांगकर मूल्यांकन प्रक्रिया में उनका एकीकरण किया जाता है, जिसमें गृह कार्य पूरा करना, कक्षा में भागीदारी और घर पर पाठ्येतर गतिविधियों के साथ मोबाइल उपयोग का संतुलन शामिल है। आवश्यकता क्या है, तो पठन सामग्री के सम्मरण के अतिरिक्त HPC छात्रों के बीच विश्लेषण, महत्वपूर्ण सोच और वैचारिक स्पष्टता सहित उच्च स्तरीय कौशल के मूल्यांकन को प्राथमिकता देता है। NEP के निर्देशों के अनुरूप न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है ना, NEP स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या के रूपरेखा वर्ष 2023 में प्रस्तुत की गई थी, जो साक्ष्य के व्यवस्थित संग्रह के माध्यम से छात्र की प्रगति का आकलन करने की दिशा में परिवर्तन का समर्थन करती है। इसके अतिरिक्त NCF-AC छात्रों को स्वयं की अधिगम प्रक्रिया का अनुवीक्षण करने में सशक्त बनाने के लिए सहकर्मी और स्व मूल्यांकन विधियों को बढ़ावा देता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि छात्रों की प्रमुख दक्षताओं की व्यापक समझ प्राप्त करने के लिए NCF-AC विविध कक्षा मूल्यांकन विधियों जैसे प्रयोजना, वाद विवाद, प्रस्तुति, परीक्षण, अन्वेषण और रोल प्ले को शामिल करने का सुझाव देता है। HPC का अभिकल्पन इन सुझावों के अनुरूप है। नोट, HPCS को निष्पादन का मूल्यांकन, समीक्षा और समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण द्वारा तैयार किया गया है, जो NCERT के तहत एक मानक निर्धारण निकाय है। करिए मूलभूत चरण, कक्षा 1 से 2, प्रारंभिक चरण कक्षा 3 से 5 और मध्य चरण 6 से 8 यानी माध्यमिक स्तर तक है। यह सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। अब देखेंगे परख। तो परख का शुभारंभ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में किया गया था, जिसमें एक मानक निर्धारण निकाय की स्थापना की परिकल्पना की गई, जिसका उद्देश्य मूल्यांकन हेतु नए प्रतिरूप और नवीनतम शोध के संबंध में विद्यालय बोर्डों को सलाह देना तथा उसके बीच सहयोग को बढ़ावा देना था। करैया NCERT के घटक इकाई के रूप में काम करती है परख। कर इसे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण और राज्य उपलब्धि सर्वेक्षण जैसे समय समय पर लर्निंग आउटकम टेस्ट आयोजित करने का भी कार्य सौंपा गया है। करैया प्रमुख रूप से 3 मूल्यांकन क्षेत्रों पर, ठीक है, 3 मूल्यांकन क्षेत्रों पर कार्य करता है, जिनमें व्यापक मूल्यांकन, स्कूल आधारित मूल्यांकन तथा परीक्षा सुधार शामिल है। उद्देश्य है कि समान मानदंड और दिशा निर्देश भारत के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए छात्र मूल्यांकन एवं निर्धारण हेतु मानदंड, मानक और दिशा निर्देशन निर्धारित करना है। मूल्यांकन पैटर्न में सुधार, क्या यह किसी गतिविधि की कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में अपने मूल्यांकन पैटर्न को बदलने के लिए स्कूल बोर्डों को प्रोत्साहित करेगा। आगे आप देख सकते हैं
कि मूल्यांकन में असमानता को कम करना। यह राज्य एवं केंद्रीय बोर्ड में एकरूपता लाएगा, जो वर्तमान में मूल्यांकन के विभिन्न मानकों का पालन करते हैं, जिससे स्कोर में व्यापक असमानताएं उत्पन्न होती है। फिर बेंचमार्क मूल्यांकन करें। बेंचमार्क मूल्यांकन ढांचा रटने पर जोर देने पर रोक लगाने में सहायता प्रदान करेगा, जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में परिकल्पना की गई है। रेड शिफ्ट क्या होता है? तो जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, आकाशगंगाएं दूर होती जाती है। इन आकाशगंगाओं से प्रकाश लंबी तरंग दैर्घ्य में स्थानांतरित हो जाती है, इसे रेड शिफ्ट कहते हैं। इसका मतलब लाल, यानी तरंग दैर्घ्य जब बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है? लाल का, इसलिए वो लाल दिखता है, तो इसी को कहते हैं रेड शिफ्ट। अब देखेंगे अवकाश पीठ वैकेशन बेंच क्या होता है। कर सर्वोच्च न्यायालय की अवकाश पीठ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित एक विशेष पीठ है। सर्वोच्च न्यायालय में प्रत्येक वर्ष 2 बार गर्मी और सर्दी की लंबी छुट्टियां होती हैं, लेकिन तकनीकी रूप से इन छुट्टियों के समय न्यायालय पूरी तरह से बंद नहीं होता है। याचिकाकर्ता इन छुट्टियों में भी सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। इस समय अवकाश पीठ मामले की आवश्यकता के आधार पर सुनवाई करती है। यह अवकाश पीठ हो गया। अब देखते हैं इस पर बेस्ड क्यूज। पहला क्यूज है कि परख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो परख का शुभारंभ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के भाग के रूप में किया गया था। तो पहला तो सही लग रहा करें। यह एनसीईआरटी के घटक के रूप में काम करता है, तो ये भी सही है। यह प्रमुख रूप से 4 मूल्यांकन क्षेत्रों पर काम करता है, हमने देखा था वहाँ पे 3 मूल्यांकन क्षेत्रों पे। तो तीसरा गलत है, केवल 2 सही है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या है? समग्र प्रकृति कार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे राष्ट्रीय शैक्षिक और अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी ने पेश किया है, तो ये देखें हमने, ये भी सही है। कह रहा है ये अंकों अथवा ग्रेड के आधार पर मूल्यांकन करता है, तो ये नहीं था, अंकों और ग्रेड के आधार पर मूल्यांकन नहीं करता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारा चीज़ कर रही है। एचपीसी की एक खास बात यह है कि छात्रगण प्रत्यक्ष तौर पर मूल्यांकन प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं, तो ये सही है। तो केवल 2 सही यहाँ पे है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं वी सेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह स्टार टोपोलॉजी आधारित संचार प्रणाली है, तो ये था, रुकिए हाँ पहला सही है। कितने सत्य है बताना है। करे यह उपग्रह के माध्यम से 2 तरफा संचार की सुविधा प्रदान करता है, तो ये भी था। वी सेट दिस एंटीना को क्षैतिज जमीन पर कहीं भी लगाया जा सकता है, ये भी था। यह सिर्फ सरकारी क्षेत्र के लिए भी उपलब्ध है, अब सही है, यह सिर्फ सरकारी क्षेत्र के लिए उपलब्ध है, तो नहीं, ये सरकारी और निजी क्षेत्र के लिए भी उपलब्ध है, तो 3 ही सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। करा लैंग्वेज पॉइंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा ये अंतरिक्ष में स्थित वह स्थान है जहाँ 2 बड़े द्रव्यमानों जैसे सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाकर छोटी वस्तु को उनके साथ चलने के लिए आवश्यक सेंट्रीपिटल बल के बराबर होता है, तो यहाँ पे पहला कथन सही है। करा 5 लैंग्वेज बिंदुओं में से 3 अस्थिर और 2 स्थिर है, तो कितने कथन सत्य है बताना है। कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पे कितने नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे कथन क्या है, सही, ऑप्शन सी, ठीक है। 5 लैंग्वेज बिंदुओं में 3 अस्थिर है और 2 स्थिर था। L1 L2 और L3 अस्थिर था और L4 और 5 स्थिर था, ठीक है। आगे देखते हैं। करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा JADS GS Z701 QU नामक मृत आकाशगंगा को खोजा गया है, तो ये तो सही है। करा इस खोज को नेचर जर्नल में प्रकाशित किया गया है, तो ये भी तो सही है, लेकिन यहाँ पे ढूंढ रहे हैं असत्य, इस कारण से क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन A B C और D। चलिए छूट गया, उसके लिए टेंशन नहीं, आगे चलिए। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने प्रतिष्ठित कलाकारों को 2022 और 2023 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए, तो आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। ये आपको बताना है कमेंट में क्या होगा। डी पे हम टिक नहीं कर रहे हैं, आंसर कुछ और है, ठीक है। इसमें है हाल ही में किसी देश ने मालदीव के साथ रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो इसमें भी आपको बताना है कि आंसर कौन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज क्विज देख लिया, उस पर बेस्ट कुछ